भारत के ज्वलंत मुद्दों पर राष्ट्र की जानी मानी समाज सेविका एवं वक्ता श्रीमती अलका सैनी से वर्ल्ड एक्सप्रेस के लिए वर्ल्ड मीडिया के प्रधान संपादक राजकुमार हंस ने एक विशेष मुलाकात की। इसमें श्रीमती सैनी ने निष्पक्षता निर्भीकता के साथ जानदार सवालों के शानदार जवाब दिए। राष्ट्रहित में ली गई इस मुलाकात का ब्यौरा इस प्रकार है। वर्ल्ड एक्सप्रेस चैनल में हम आपका हार्दिक अभिनंदन करते हैं। जो भी इस चैनल को देखते हैं तो जो हम साक्षात्कार प्रस्तुत करते हैं वो आपको पसंद आते हैं, आपकी प्रतिक्रियाएं हमें मिलती हैं। आज अहिल्या नगरी की सुपरिचित राष्ट्रीय समाज सेविका अलका सैनी जी हमारे बीच में हैं, जो कि काफ़ी अच्छी वक्ता हैं, विचारिका हैं। इनके कई इंटरव्यू हम प्रसारित कर चुके हैं। देश के ज्वलंत मुद्दों पर लेने जा रहे हैं अलका सैनी जी से खास मुलाकात। आपकी प्रतिक्रियाओं का स्वागत है। त्वरित सवाल हमारे हैं और त्वरित जवाब आपके। आपका अलका जी स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद राजकुमार जी। पहला सवाल हमारा यह है कि भारत में आप आंतरिक आतंक को देख रही हैं, महिलाओं की हत्या, कहीं गैंग रेप, कहीं सांप्रदायिक तनाव, इसके आप क्या कारण मानती हैं? सबसे पहले हम महिलाओं की अगर बात करते हैं तो जो हो रहा है महिलाओं के साथ वो सचमुच बहुत ज़्यादा गलत है जी, बहुत ज़्यादा गलत है जी। लेकिन हम इसको सांप्रदायिक अगर उसमें मानते हैं तो उसको हमें नोटिस तो करना चाहिए। हाँ। पर उसको देश का वातावरण बिगाड़ने के तरीके से नहीं करना चाहिए, क्योंकि ताली दोनों हाथ से बजती है। हाँ। अगर किसी ने गलत किया तो गलत होने दिया गया है। हाँ। तो होने देने पर भी तो उतना ही अपराध है, क्योंकि ये जब बातें सामने आती हैं, इस तरह से कृत्य जब शुरू होते हैं तो उनको सोचना चाहिए कि अगर कोई हिंट है, मैं ये नहीं समझती हूँ कि सभी लोग गलत होंगे। इसमें हर समाज का हर व्यक्ति हो सकता है, वो कोई भी हो सकता है, मतलब हिंदू भी हो सकता है और दूसरी कास्ट का भी हो सकता है। तो जब जहाँ गलत हो किसी महिला के साथ, जब जहाँ से भी अत्याचार शुरू हो, जहाँ से भी कुछ एक कहते हैं ना सुबह घाट शुरू हो कि आपको हिंट मिल रहा, उस हिंट को तो पकड़िए, उस हिंट को तो सोचिए कि ये अगर ये शुरुआत है तो फिर इसका अंत क्या होगा। अगर एक बार समझाने पे कोई चीज़ नहीं सुधरती है तो उस चीज़ पे फिर ये 35 टुकड़ों में मत बटिए फिर, क्योंकि 35 टुकड़ों में बटने का चयन खुद उनका था। माफ़ कीजिए, बहुत सारे लोगों को ये चीज़ बुरी लगेगी, लेकिन कहीं ना कहीं से ये बात तो है कि ये चयन आपने किया था। जब आपको पता था कि गलत हो रहा है, गलत व्यक्ति है, तो फिर आपको समझना चाहिए ना। आप पढ़े लिखे किस लिए हो? आपके माँ बाप ने पढ़ाया, उनकी समझाइश का आपको असर नहीं है अगर, तो परिवार का जब असर नहीं है, जब आपको समाज का सोच नहीं है, आप खुद पढ़ी लिखी हैं, आप सारी तरीके से दुनिया में देख रही हैं कि किस तरह से व्यवहार हो जाता है, तो आपको समझना चाहिए था। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जो चीज़ हुई है वो गलत हुई है 100%, तो सरकार को भी त्वरित उस चीज़ पर निर्णय देना चाहिए, न्याय तुरंत मिलना चाहिए। न्याय उनके माता पिता मांग रहे हैं कि ठीक है, बेटी ने जो गलती की, ये हर जगह होता है, चाहे वो दहेज से जला दी गई हो, चाहे वो इस तरह के प्रकरण हुए हों, कोई सी भी बात हो, अगर चाहे वो दुष्कर्म हुआ हो, एक छोटी सी 3 माह की बच्ची को जो राक्षस नहीं छोड़ते हैं, वो एक 65 साल की महिला को भी नहीं छोड़ते हैं। तो इस चीज़ में जब ऐसी बातें होती हैं, उस स्टेट में, उस प्रदेश में, उस ज़िले में, उस शहर में तुरंत ऐसा निर्णय होना चाहिए। न्यायपालिका हमारी तुरंत वही सीधे मौत की सज़ा दे, क्रूरतम से क्रूरतम उनको सज़ा होनी चाहिए। ये एक बात मैं कहना चाहती हूँ। और जो चारों तरफ से आतंक आ रहा है, उस बात पे मैं ये कहना चाहती हूँ कि आतंक को आने कौन दे रहा है? कहीं ना कहीं हमारे अंदर के ही लोग हैं, और जो अंदर के लोग हैं उन लोगों को पकड़िए ना, अपने लोगों को पकड़िए ना। अपने लोगों को आप पकड़ लेंगे तो बाहर वाले अपने आप आना बंद हो जाएंगे। बहुत अच्छी आप आवाज़ उठा रही हैं। आपका कहने का मतलब यह है कि कोई जो चिंगारी रहती है वो ज्वालामुखी कैसे बन जाती है, यही आप कहना चाहती हैं? और ज्वालामुखी जब बन जाती है तो सांप्रदायिकता देश में बढ़ती जाती है। पिछले 6 माहों में 10 महिलाओं की निर्मम हत्या हुई, उसमें एक संप्रदाय विशेष के लोग शामिल थे। ये सरकार को एक बहुत बड़ी चुनौती है। हम इस साक्षात्कार को और आगे ले जा रहे हैं। और दूसरा सवाल हमारा यह है कि इसकी रोकथाम किस तरह से हो सकती है, सांप्रदायिकता की, देश में बढ़ती हुई सांप्रदायिकता?
बढ़ती हुई सांप्रदायिकता को देखें अगर, तो सीधी सीधी बात जो नज़र आती है कि गलतियां तो हो रही हैं जी, है ना, वर्ग विशेष के द्वारा जो भी चीज़ें की जा रही हैं, उनकी हिम्मत हौसले, अगर उनके हिम्मत हौसले हमें दिखाई पड़ते हैं, उसको उसी समय उसको वहाँ दबाना चाहिए जी, अगर कोई गलती कर रहा है। मैं तो ये कहती हूँ वर्ग विशेष के साथ साथ दूसरा वर्ग भी अगर गलतियाँ कर रहा है तो उसको सज़ा वैसी देनी चाहिए। अगर आपने तोड़ फोड़ की तो आपके घर का हम सामान उठा के ले जाएंगे जो हमारा नुकसान हुआ। ये चीज़, ये जवाब होना चाहिए। और न्यायपालिका में जो इतनी डिले करते हैं उसमें डिसीजन बहुत जल्दी होने चाहिए, तो ये चीज़ में रोक लगेगी। दूसरा, सांप्रदायिक शब्द कहीं ना कहीं से हम ये देखते हैं राजनीति ने ज़्यादा इस चीज़ को उछाला है, और उनके इन मुद्दों को एक पार्टी कभी बॉल की तरह लेती है, उसको उपयोग करके दूसरी तरफ उछाल देती है, तो लोग जो है ना वो बॉल बने हुए हैं, उनको उपयोग हो रहा है। कोई सा भी संगठन हो, कोई सा भी लोग हो, कोई सा भी वर्ग विशेष हो, उसको ये ध्यान रखना चाहिए कि मैं इसमें ओबीसी भी जोड़ना चाहती हूँ। मैं इसमें जो विशेष लोग इस चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं, चाहे वो हम एक तरह से देखा जाए तो वो रिजर्वेशन का है ना, पिछड़ा वर्ग मोर्चा और फॉर्म, तो हम किसको फ़ायदा दे रहे हैं? तो कहीं ना कहीं अग्नि तो चारों तरफ जलाई जा रही है, कहीं सांप्रदायिकता की तो कहीं जाति की। तो ये सब चीज़ें हमें को समझना पड़ेंगी, क्योंकि ये हमारे अंदर ही बोया जा रहा है। तो हमारे अंदर क्या बोया जा रहा है ये तो हमें देखना होगा ना, कि अगर ये बोया जहर है तो इस जहर को ना बोने दें, और जो बो रहे हैं उनके हाथ काटें। नफरत की आग लगी हुई है देश में, देश को बचाया जाना बहुत ज़रूरी है। ये आपके वैचारिक साक्षात्कार की एक पृष्ठभूमि है, और हम भी इस बात का समर्थन करते हैं कि आप कोई भी लगाए, गुनहगार कोई भी हो, उसको सज़ा मिलनी चाहिए। एक सवाल आपसे देश के ज्वलंत मुद्दे पर, और कि आपको ये मालूम होगा कि कई क्षेत्रों में निजीकरण हो रहा है, जैसे हवाई अड्डों का निजीकरण, रेल विभाग का निजीकरण हो सकता है, बिजली विभाग का निजीकरण। तो ये निजीकरण उचित है या अनुचित, आपकी क्या प्रतिक्रिया है? ये बिल्कुल अनुचित है, क्योंकि ये देश की हमारी संपत्ति थी। ये नाम, चाहे वो BSNL हो, चाहे वो एयर इंडिया हो, और सारे जो आप बता रहे हैं, वो सभी चीज़ें हमारे देश का था, ये स्वदेश का था। इसका अगर निजीकरण हम कर देंगे तो एक प्राइवेट संस्थान बन जाएगी ना, उसको प्राइवेटीकरण कितना करोगे? कितना करेगी? ये सरकार की गलती है, इसमें 100% मैं मानती हूँ कि ये इस जगह बिल्कुल गलत है सरकार। ये क्यों हो रहा है? वो निजीकरण के भले ही फायदे गिनाए, ये कुछ लोगों को लाभ पहुंचाने की। बिल्कुल आपकी सही बात है, क्योंकि इस तरह से जब हो रहा है और बहुत बड़े तौर पर हो रहा है, तो निश्चित तौर पर प्रमुख घरानों को, कुछ घरानों को लाभ पहुंचाने की सरकार की ये कवायद उसको बहुत नुकसान देगी। आगामी चुनाव भी मैं कहूँ, मैं कोई राजनीति से वास्ता नहीं रखती, लेकिन हम एक वोट देते हैं ना, ये बहुत बड़ी कीमत है हमारी उंगली पर, और इस कीमत पे हम सवाल ये पूछना चाहते हैं, आप हमारी चीज़ों को कब तक आप इस तरह से दूसरे बहाने लेकर कि भाई सब जगह महंगाई है, सब जगह ये चीज़ें हो रही हैं और हमारी मजबूरी है, हमारा देश कर्जे में डूब रहा, पर कर्जे में डूब रहा है तो इतने बड़े बड़े इवेंट्स क्यों कर रहे हैं आप जो पुरानी हमारी धरोहर है उनको संभालिए। उन धरोहर में हमारे मंदिर भी और वो सब चीज़ें भी आती हैं, पर उनमें और नवीनीकरण में करोड़ों मतलब 100, 500, 1000 करोड़ से तो नीचे बात ही नहीं है। इतना हजारों करोड़ों रुपया आप अगर इस तरह से लगाएंगे तो आपको निजी अपनी जो BSNL जैसे को बेच दिया गया, आज घर में घंटी बजती तो पूरे घर में आवाज़ आती थी, है ना। आज हम एयर इंडिया बहुत शान से हम कहते थे ये हमारा एयर इंडिया है, और ऐसी और भी बहुत सी चीज़ें हैं जो बिकी हैं, जिनका प्राइवेटीकरण हुआ है। बिकना ही कहूँगी मैं, प्राइवेटीकरण एक तरह से आपने दूसरों के हाथ में दे दिया, अब वो वापस तो हमें देंगे नहीं थाली में सजा के कि लो जी साहब अब हमारा काम हो गया, अब आप वापस ले लीजिए। तो ये सरकार का गलत कदम है। निष्पक्ष रूप से, निर्भीक रूप से आपके विचार का स्वागत किया जाता है। हमारे दर्शक बहुत पसंद करते हैं आपके विचारों को। आप किसी दल से नहीं बंधी हुई हैं। आपकी पार्टी इनकलाबी पार्टी है, जो शहीदों की पार्टी, शहीद आजम भगत सिंह जी की, ऊधम सिंह जी की पार्टी थी और है। हम एक सवाल और करना चाह रहे थे आपसे कि महिला आयोग की कार्य पद्धति को देखते हुए क्या उचित रूप से वो महिलाओं के साथ में न्याय कर पा रहा है महिला आयोग? आप क्या कहना चाहेंगे?
बिल्कुल आपने सही सवाल लिया है, क्योंकि आयोग तो बना हुआ है महिला आयोग, लेकिन कठपुतली जैसी हालत है। मैं ये देखती हूँ, क्योंकि उनके हाथ बंधे हुए हैं, क्योंकि उनको तो कोई और हैंडल कर रहा है। उनके जो ऊपर बैठे हैं वो संगठन, मतलब संगठन में वो लोग उस चीज तरह से उनको फ्री हैंड काम ही नहीं करने देते हैं। तो महिला आयोग को जिस तरह से काम करना चाहिए, जब कभी कुछ विशेष बात होती है या विशेष दुर्घटना कहूँगी, बात तो नहीं कहूँगी, तब ये आयोग आके और झंडे झंडे उठा लेते हैं। पर ये चीज़ें ठीक नहीं हैं। जो महिला आयोग में जो लोग बैठे हैं उन लोगों का शायद मैं ये समझती हूँ चयन ही सही नहीं होता है, क्योंकि चंद राजनीतिक लोगों के रिश्तेदार है ना, वाइफ से लेकर बहन और फलाने, ये सब लोग ही आते हैं। जो लोग सचमुच महिलाएं जो धरातल पे कार्य कर रही हैं, जो महिलाओं के लिए कार्य कर रही हैं, जो जरूरतमंद बच्चों के लिए काम कर रही हैं, उनकी कोई जगह नहीं है इन आयोगों में। वो एप्लीकेशन दे के अपने पुलिंदे भर भर के, मैंने देखा है कि वो लोग बहुत बड़ी फाइल भी ले जाती हैं कि इतने काम किए हैं, लेकिन एक राजनीतिक की बीवी या राजनीतिक कोई महिला जो 10 पदों पर भी रह चुकी है, उसको फिर से मौके मिलते हैं, और सही काम करने वाली महिलाओं को मौके नहीं मिलते। जब तक ये नहीं सच्चाई से उनको पद नहीं मिले जाएंगे सही ढंग की महिलाओं को जिन्होंने कार्य किया है, तो यही हाल रहेंगे। नाम के लिए महिला आयोग, नाम के लिए बाल विकास आयोग, कुछ नहीं है। एक टारगेट फॉर्म में जो उनको दिया जाता है, आधा कागजों पर, आधा वास्तव में तो 10% भी नहीं पहुंचता है। राष्ट्र हित में एक सवाल अलका जी से हम और करने जा रहे हैं। यह सवाल यह है कि जैसे कि निजी और सरकारी संगठन देश को बचाने में जैसी उनकी भूमिका होना चाहिए वैसे नहीं है। जो कश्मीर अराजकता की आग में धुक धुक करके जल रहा है, रोज़ आतंकवादी अपने कर्तव्य दिखा रहे हैं, कई सैनिकों की शहादत हो रही है। ऐसे समय बड़े बड़े संगठन वहाँ क्यों नहीं पहुँचते, क्यों नहीं मानवता को बचाने के लिए आगे आते हैं? आप क्या अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करना चाहेंगे राष्ट्रीय? आपका सवाल बहुत अच्छा है, और मैं तो ये सवाल ही पहली बार सुन रही हूँ। राजकुमार जी, आपको बहुत बहुत मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आप एक कवि हैं। कवि हृदय तो निर्मल होता ही है, पर उससे बढ़कर आप एक पत्रकार भी हैं। वो कहते हैं ना, चौथा स्तंभ। आप एक चौथा स्तंभ के नाते ये सवाल कर रहे हैं, क्योंकि मैंने बहुत जगह बहुत से सवाल सुने, लेकिन ऐसा सवाल आज तक नहीं सुना। सबसे पहले सवाल के लिए आपका आभार करूँगी। और दूसरी बात ये है कि इस तरह से संगठन क्यों नहीं आते, ये बहुत अच्छी बात है। ये तो मैं ये समझती हूँ कि संगठनों ने ये सब चीज़ें सोची ही नहीं। वो ऐसी बैठकों में बैठ के वहाँ की लिए, वो कहते हैं ना कि घड़ियालू आंसू बस बहाना, यहाँ तक संगठन सीमित है। संगठनों को अगर सचमुच काम करना है, सिर्फ संस्थाओं, मतलब कहते हैं ना, शहीदों के नाम पर संगठन बन रहे हैं, और इस तरह से मानवता धर्म बचाने के संगठन बन रहे हैं, लेकिन जहाँ सचमुच जख्म है वहाँ पर मरहम लगाने के लिए संगठन क्यों नहीं जाना चाहिए। आप मेरी इस बात से सहमत होंगे कि इतने हिंदू, इतने पंडित मारे जा रहे हैं कश्मीर में, मुस्लिम भी मारे जा रहे हैं, लेकिन कोई पंडित की पैरवी कर रहा है, कोई मुस्लिम की पैरवी कर रहा है, लेकिन इंसानियत की तो वहाँ आवाज़ ही नहीं उठ रही। 370 धारा हट गई, लेकिन इसके बाद भी ये संगठन क्यों नहीं जा रहे हैं? जैसे आरएसएस की ये भूमिका होना चाहिए, और कांग्रेस के सेवा दल की भी ये भूमिका होना चाहिए, और हर संगठन की भूमिका होनी चाहिए कि कैसे भी करके कश्मीर को बचाया जाए। आप खुलकर क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? नहीं, आपकी बात ये बिल्कुल सही है। इसमें आरएसएस भी काम कर रहा है। सेवा दल की जानकारी तो मुझे नहीं है, पर मैं ये समझती हूँ कि कांग्रेस का सेवा दल निश्चित तौर पर कुछ ना कुछ वहाँ जरूर कर रहा होगा, क्योंकि इतने ज़्यादा जख्म हैं, इतनी ज़्यादा तकलीफ़ें हैं, इतना सारा नुकसान हो चुका है जी। और वो जैसे होता है ना कि वायरस खत्म होता नहीं है, वो कहीं ना कहीं एक छोटा सा जिंदा रह जाता है ना, जो उसका एक अणु भी, तो वो अणु फिर से नए वायरस बनाता है। ऐसी स्थिति अभी है, खत्म किया गया है। और निश्चित तौर पर मैं ये समझती हूँ कि अभी देश में हर व्यक्ति ये चाहता है कि जो कश्मीर की खूबसूरती है वो इंसानों के चेहरे पे भी खूबसूरती दिखे, और वो मुस्कुराएं। वो खूबसूरत हैं, लेकिन उनके चेहरे जर्द हैं, क्योंकि वहाँ दर्द इतना है, वहाँ डर इतना है। उस डर से मुक्ति दिलाने के लिए
मैं ये समझती हूँ कि निश्चित तौर पे काम तो हो रहा है। हो रहा है। हाँ जी, लेकिन स्वागत है आपके विचारों का।